Hello students, a warm welcome to all of you in very first lecture of polynomial। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th का सेकंड चैप्टर यानी पॉलिनोमियल। क्लास 10th में भी आप लोगों को यही टॉपिक पढ़ना है और चैप्टर 2 ही होगा और नाम होगा पॉलिनोमियल। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत कैसे करेंगे? हम लोग शुरुआत करेंगे क्लास 9th से। अब जो क्लास 9th स्टूडेंट है, देखो इस चैप्टर को पढ़ने की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए आप लोगों की। जो स्टूडेंट क्लास 9th में हैं वो क्या करेंगे, इन लेक्चर्स को ध्यान से सुनेंगे, नोट्स बनाएंगे और नोट्स बनाने के बाद में उन लोगों को अपने जो भी रेफरेंस बुक होती है उसकी मदद से आपको क्वेश्चन करना है। ठीक, और जो क्लास 10th स्टूडेंट्स हैं, क्लास 10th स्टूडेंट्स को क्या करना है, अगर उनको लगता है कि उन्होंने 9th में अच्छे से पढ़ा था तो उस दौरान में ठीक है उनको सीधा 10th वाले लेक्चर्स को लेना है, और अगर उनको लगता है कि उनका 9th वाला पोर्शन वीक है तो वो 9th वाले लेक्चर्स को पहले ले लें, देन वो 10th वाले लेक्चर्स को लें। ठीक, और अगर 10th वालों का 9th वाला सेगमेंट वीक है तो उनको एडवाइस ये रहेगी कि पहले वो 9th से शुरुआत करें और फिर पूरा देखने के बाद आएँ। ठीक है, तो जो पोर्शन क्लास 9th के सिलेबस में है उसके ऊपर थंबनेल पर आपको 9th दिखेगा, और जिस पे 10th का पोर्शन है उस थंबनेल पर आपको 10th दिखेगा। ठीक है, तो पॉलिनोमियल की ये पूरी एक प्लेलिस्ट बना देंगे, पूरी सीरीज़ होगी जिसमें आपको अपने क्लास 9th का है तो क्लास 9th का कर लेना, और जो क्लास 10th के हैं वो क्लास 10th के कर लेंगे। विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स स्टार्ट। शुरुआत करते हैं आज के नए टॉपिक की, एंड इट्स नेम इज़ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल, अच्छा इसके बारे में आप लोगों ने पहले सुना है क्या होता है पॉलिनोमियल? नहीं सुना, ठीक है, क्योंकि आपने छोटी क्लास में कभी ये पढ़ा ही नहीं है पॉलिनोमियल। मतलब पॉलिनोमियल नाम से नहीं पढ़ा है, लेकिन इसके अंदर जो हम सीखने वाले हैं वो इनडायरेक्टली आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा है। अब कैसे आप लोगों ने पढ़ा है? क्या आपने बचपन में ये सीखा है 2x + 3x? यस, आंसर कितना आता है 5x। ये अगर आपने सीखा है तो आप समझ लो कि आपने पॉलिनोमियल कर रखा है। बस आज आपको इसके और डीप में ले जाएंगे और प्रिसाइज नॉलेज आपको मिलेगी। ठीक है, तो कुछ टर्म्स हैं जिनसे हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। आप लोग इनको ध्यान से समझना, और जहाँ ना समझ आए वहाँ थोड़ा सा पेशेंस रखना, अच्छे से पक्का समझ आएगा। ठीक, देखो अगर हम लोग पॉलिनोमियल टॉपिक की बात करें तो पॉलिनोमियल टॉपिक में सबसे पहले आपको एक टर्म पता होनी चाहिए, कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होते हैं? देखो कांस्टेंट को अगर हम डिफाइन करें तो कांस्टेंट मीन्स फिक्स्ड नंबर्स। जो नंबर फिक्स्ड होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। कांस्टेंट के बारे में ये जो कांस्टेंट वर्ड है ये पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करता। मतलब देखो आसान शब्दों में समझते हैं, अपने देसी फॉर्म में समझते हैं। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट का मतलब होता है जैसे अगर मान के चलिए हम शॉप पर गए और शॉप पर जाके हमने कहा कि हमें टॉफ़ी दे दीजिए और 5 टॉफ़ी दे दीजिए। अब चाहे कोई भी शॉपकीपर क्यों ना हो, ज़रूरी थोड़ी ना है कि आपके आसपास में जो शॉपकीपर है वो 5 टॉफ़ी का मतलब 10 टॉफ़ी देगा, और कोई दूसरा शॉपकीपर 5 टॉफ़ी के बदले कुछ और टॉफ़ीज़ देगा। चाहे आप पूरे सिटी के, क्या पूरे कंट्री के, क्या पूरे वर्ल्ड के किसी भी शॉप पे चले जाओ, अगर आप 5 टॉफ़ीज़ मांगोगे तो सब 5 टॉफ़ीज़ ही देंगे। डैट मीन्स ये जो 5 है वो एक फिक्स्ड नंबर है। इज इट क्लियर? तो ये जो नंबर्स होते हैं इनको बोला जाता है कांस्टेंट। डैट मीन्स जिनकी वैल्यू पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करती। ठीक, तो कांस्टेंट क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं हमारे फिक्स्ड नंबर्स। ठीक, एग्जाम्पल 1 2 8 10 सो ऑन। ये जो नंबर्स होते हैं ये कांस्टेंट होते हैं। कांस्टेंट सबको समझ आया? ठीक है, नेक्स्ट टर्म की ओर चलते हैं। नेक्स्ट टर्म इज वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स क्या होते हैं? नॉट फिक्स्ड। ये फिक्स्ड नहीं होते, इनकी जो वैल्यू है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। फॉर एग्जांपल अगर हमने किसी शॉपकीपर से जाके बोला कि हमें x टॉफ़ियाँ दो, तो हो सकता है वो 5 टॉफ़ी दे दे। एक दूसरे शॉप पर जाके हमने बोला कि x टॉफ़ी दो, तो उसने हमें 10 टॉफ़ी निकाल के दे दी। अरे आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस करे होंगे ना, वर्ड प्रॉब्लम बचपन में की है। वर्ड प्रॉब्लम में होता क्या है कि हमसे बोला, वर्ड प्रॉब्लम में क्या होता है? वर्ड प्रॉब्लम में यही होता है कि कभी x की वैल्यू 10 आ रही है, कभी x की वैल्यू 20 आ रही है। डैट मीन्स वो नंबर या वो नंबर जिनकी वैल्यू पर्सन टू पर्सन चेंज होती है। ठीक, तो कहने का मतलब जो वेरिएबल्स होते हैं ये फिक्स नहीं होते, इनकी वैल्यू लगातार चेंज होती है। और वेरिएबल्स जो होते हैं वो होते हैं हमारे x हो गया, y हो गया, z हो गया,
ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ETC कुछ भी हो सकता है। डैट मीन्स हम अपने अल्फ़ाबेट्स को एज ए वेरिएबल यूज़ करते हैं। इज इट क्लियर? ठीक है। क्या हमें कांस्टेंट समझ आया? हाँ भाई आ गया। क्या वेरिएबल समझ आया? हाँ ये भी आ गया। अब चलो एक और टर्म समझते हैं। नेक्स्ट टर्म इज अलजेब्रिक साइन। क्या आप लोगों ने अलजेब्रिक साइन के बारे में सुना है? हाँ बहुत अच्छे से सुना है, बचपन में बहुत सारा सीखा भी है। अलजेब्रिक साइन देखो हमारे 4 ही होते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। आ रहा है समझ? ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमें कांस्टेंट समझ आया, वेरिएबल समझ आया, अलजेब्रिक साइन समझ आया। अब हम एक टर्म समझते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, देखो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन सुनना। व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट, वेरिएबल एंड अलजेब्रिक साइन। व्हाट डज इट मीन? इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर आप एक ऐसा कॉम्बिनेशन लिखें जिसमें कांस्टेंट भी हो, जिसमें वेरिएबल भी हो, जिसमें अलजेब्रिक साइन भी हो, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक, तो आप इसको नोट कर लेना, बाकी स्क्रीन पर आपको नज़र आ रही होगी, आप उसको नोट कर लेना इसकी डेफिनेशन। अब एग्जाम्पल की मदद से और इसमें फील लेते हैं। देखो जैसे अगर हम आपसे पूछें कि 2x + 3 क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या नहीं है? अच्छा आपको एक बात पता है कि अगर दो नंबरों के बीच में कोई साइन नहीं होता, डेट मीन्स मल्टीप्लाई का साइन होता है। ये तो आपको क्लियर होगा। ठीक, अब देखो क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या नहीं है, चेक करते हैं। क्या इसमें कांस्टेंट नज़र आ रहा है? पहले कांस्टेंट को देखते हैं। क्या कांस्टेंट नज़र आ रहा है? यस, 2, 3 कांस्टेंट है। अब वेरिएबल्स पर आते हैं। क्या इनमें वेरिएबल आपको नज़र आ रहा है? यस, x वेरिएबल है। क्या यहाँ पर आपको अलजेब्रिक साइन नज़र आ रहे हैं? इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है और इन दोनों के बीच में प्लस का साइन है, तो मतलब अलजेब्रिक साइन भी नज़र आ गए। यहाँ पर हमारे पास कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है, अलजेब्रिक साइन भी है। दैट मीन्स ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। नहीं आया? पक्का क्लियर है? ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान के चलिए 2z, क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या नहीं है? देखो कांस्टेंट है, वेरिएबल भी है, इन दोनों के बीच में अलजेब्रिक साइन यानी कि मल्टीप्लाई भी है। दैट मीन्स जब तीनों चीज़ हैं किसी के पास, तो ऐसे एक्सप्रेशन को बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इज इट क्लियर? आओ और समझने की कोशिश करते हैं। देखो अगर मान के चलो हमारे पास में है z, क्या है? z। अगर मान के चलो हमारे पास में है z, अब हमें पता लगाना है क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या नहीं है। तो कई लोगों को लग रहा होगा, कई को क्या, देखो सबसे पहले चेक करते हैं कांस्टेंट। क्या यहाँ कांस्टेंट है? नहीं है। क्या यहाँ वेरिएबल है? हाँ वेरिएबल है। क्या यहाँ अलजेब्रिक साइन है? अलजेब्रिक साइन भी नहीं है। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि ये तो है नहीं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बट आप लोग गलत हैं। कैसे गलत है? ध्यान से सुनो। देखो क्या z को हम ऐसे लिख सकते हैं 1z, क्योंकि किसी भी वेरिएबल के आगे अगर कोई नंबर नहीं होता डेट मीन्स क्या होता है? 1 होता है। तो 1z लिख सकते हैं, और 1z का मतलब है 1 यहाँ पर कांस्टेंट, z यहाँ पर वेरिएबल, और 1 और z के बीच में कौन सा साइन है? मल्टीप्लाई। डेट मीन्स दिस z इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। नहीं आया? नहीं आया? कहने का मतलब ये कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक, अब यहीं पर एक और देखते हैं 4। क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या नहीं है? 4 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या नहीं है? हमने देखा क्या कांस्टेंट है यहाँ पर? हाँ 4 के पास 4 तो कांस्टेंट है। क्या यहाँ पर वेरिएबल है? नहीं है वेरिएबल। तो कहने का मतलब आपको लग रहा होगा ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है, लेकिन अगेन आप ध्यान से सुनना। देखो आपको एक बात पता है, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो आंसर कितना आता है? 1। तो क्या हम 4 को ऐसे लिख सकते हैं? 4 × 1 लिख सकते हैं ना। बाकी क्या हम 1 की जगह पर ऐसे लिख दें x की पावर 0, या आप y की पावर भी 0 लिख सकते हैं? समझ आ रहा है? तो आप देखिए 4 को हमने ऐसे लिखा और ऐसे लिखा, इसका मतलब 4 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखिए। क्या यहाँ पर कांस्टेंट है? यस है। क्या यहाँ पर वेरिएबल है? यस है। क्या यहाँ पर अलजेब्रिक साइन भी है? हाँ मल्टीप्लाई है। इसका मतलब 4 इज ऑल्सो अ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो कंक्लूजन क्या निकला? ध्यान से सुनना। देखो कंक्लूजन ये निकला कि अगर हम एक लेंथी सा एक्सप्रेशन लेते हैं तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है।
अगर हम सिर्फ एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल वाला एक्सप्रेशन लेते हैं तो वो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अगर हम सिर्फ वेरिएबल वाला एक्सप्रेशन लेते हैं तो वो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन निकला। अगर हम सिर्फ कांस्टेंट वाला एक्सप्रेशन लेते हैं तो वो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन निकला। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला? यहाँ से कंक्लूजन ये निकला कि आप इस यूनिवर्स का कोई भी एक्सप्रेशन उठा के ले लीजिए, वो सारे के सारे एक्सप्रेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे। प्लीज रिमेंबर माय पॉइंट, ऑल द एक्सप्रेशन ऑफ दिस यूनिवर्स इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्योंकि जब हमने सारी पॉसिबिलिटीज को कंबाइन कर लिया तो कंक्लूजन क्या निकला? हर पॉसिबिलिटी में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। दैट मीन्स इस यूनिवर्स का हर एक्सप्रेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। इसको भी आप लोग नोट बना के डाल देना, ऑल द एक्सप्रेशन ऑफ दिस यूनिवर्स इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इज इट क्लियर? ठीक, तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या सीख लिया? देखो, अभी तक हम लोगों ने सीख लिया कि कांस्टेंट क्या होते हैं, अभी तक हम लोगों ने ये भी सीख लिया कि वेरिएबल क्या होते हैं, अभी तक हम लोगों ने ये भी सीख लिया कि अलजेब्रिक साइन क्या होते हैं, हमने ये भी सीख लिया कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं। ठीक है, ये चारों टर्म्स हमें क्लियर हो चुकी है। ठीक, अब आगे चलते हैं। वी आर मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट टॉपिक। अभी तक हम लोग ये सीख चुके हैं कि कांस्टेंट क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं, अलजेब्रिक साइन क्या होते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं। ठीक है, अभी याद रखना, हमने अभी तक ये नहीं समझा है कि पॉलिनोमियल क्या है। पॉलिनोमियल पर आने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स हमें क्लियर होने चाहिए, पहले उन्हें क्लियर करते हैं। ठीक है, अब हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, ध्यान से सुनना, ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आपको ये अच्छे से समझ आया तो आपको काफ़ी अच्छा फील आएगा इस चैप्टर में। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सबसे पहले ना बच्चों, आप एक बात जानो कि क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है। ये जो क्लासिफिकेशन वर्ड है, इसका मीनिंग क्या है? क्लासिफिकेशन वर्ड का मीनिंग होता है, देखिए सबसे पहले ना हम लोग ये समझते हैं कि क्लासिफिकेशन का मीनिंग क्या होता है। देखो, क्लासिफिकेशन का एक वर्ड से आपको क्लियर हो जाएगा। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कैटेगराइजेशन। किसी भी ग्रुप को अगर हम कैटेगराइज कर दें तो उसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन। अब कैटेगराइज करने का मतलब कैटेगरी बनाना। मैं आपको एक बहुत मस्त एग्जांपल देता हूँ। देखिए, मान के चलिए एक भीड़ थी सामने, उस भीड़ में कुछ 4 पैरों वाले खड़े हुए थे, कुछ 2 पैरों वाले खड़े हुए थे। मैंने कहा कि 2 पैर वाले एक तरफ आ जाओ, 4 पैर वाले इस तरफ आ जाओ। तो 2 पैर वाले इधर चले गए, 4 पैर वाले इस तरफ चले गए। अब 2 पैर वालों के पास जो प्रॉपर्टी है उसको एक बार में डील कर लिया जाएगा, और जो 4 पैर वाले के पास में प्रॉपर्टी है उसको एक बार में डील कर लिया जाएगा। इसकी बजाय अगर हम ये क्लासिफिकेशन नहीं करते तो हमें पता है क्या करना पड़ता? हर एक के पास जाके पूछना पड़ता आपके पास क्या क्या प्रॉपर्टी है, फिर अगले वाले के पास जाते पूछते आपके पास क्या प्रॉपर्टी है। इस तरह से प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने में या उनका नोट बनाने में काफ़ी वक्त जाता। एंड टाइम इज इक्वल्स टू मनी। तो टाइम जहाँ खर्च होता है मतलब पैसा खर्च हो रहा है। तो इस वजह से हमने क्या करा? क्लासिफिकेशन करा। अब क्लासिफिकेशन करने पर क्या हुआ कि हमारा टाइम सेव हो गया। अब हम एक ग्रुप के बारे में एक साथ स्टडी कर सकते हैं, दूसरे ग्रुप के बारे में एक साथ स्टडी कर सकते हैं। डैट मीन्स क्लासिफिकेशन करने से हमारा टाइम एंड हमारी एनर्जी एंड हमारा मनी तीनों चीज़ सेव होती हैं। ठीक, अब एक बात और जान लो कि क्लासिफिकेशन जब किया जाता है तो मैंने क्या बोला कि 2 पैर वाले इस तरफ आ जाओ, 4 पैर वाले इस तरफ आ जाओ। डैट मीन्स क्लासिफिकेशन जब किया जाता है तो कोई बेस होता है, कोई आधार होता है जिसके बेस पर हम क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, अब अगर हम ये नहीं बताएंगे कि 2 पैर वाले इस तरफ आओ, 4 पैर वाले इस तरफ आओ, तो उनको कैसे पता चलेगा कि किनको अलग जाना है, किनको अलग जाना है? डैट मीन्स क्लासिफिकेशन किसी ना किसी बेस पर होता है। ठीक, तो वही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ने जा रहे हैं, पर किसके बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। किस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं, इसके बेस पे क्लासिफिकेशन होगा। किस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री क्या है, उसके बेस पे क्लासिफिकेशन होगा। डैट मीन्स अगर किसी की डिग्री 1 होगी तो उसका कुछ और नाम होगा, उसके पास कुछ प्रॉपर्टी होगी। जिसके पास डिग्री 2 होगी उसका कुछ नाम होगा, उसके पास कुछ प्रॉपर्टी होगी। बात समझ आ रही है? तो कहने का मतलब ये है कि क्लासिफिकेशन हम करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का किन किन बेसिस पर? नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पर और डिग्री के बेसिस पर। ठीक, अब
सबसे पहले समझ लेते हैं कि किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में नंबर ऑफ टर्म्स हम कैसे पता लगाते हैं। देखो नंबर ऑफ टर्म्स पता लगाना सीखते हैं, इसे यहीं पर रोकते हैं। अभी पहले साइड में समझ लेते हैं कि फाइंड कैसे किया जाता है। तो अब हेडिंग डालें, नंबर ऑफ टर्म्स इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में नंबर ऑफ टर्म्स को कैसे निकालें। देखो एक बात याद रखनी होगी आपको कि किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में नंबर ऑफ टर्म्स को सेपरेट करने का काम जो है, ये जो जिम्मा है, ये प्लस और माइनस को दिया गया है। या आप ऐसा मान के चलिए, एक रोड पर आपसे ये पूछा जाए, जैसे आप प्लेन रोड पर चल रहे हैं, फिर ब्रेकर्स होते हैं ना, आप स्पीड स्लो करते हैं, फिर तेज़ चलते हैं, फिर ब्रेकर्स आता है, और यहीं पर किसी ने आपसे पूछ लिया कि आपने अपनी गाड़ी की स्पीड कितनी बार बढ़ाई, तो पता है एक ब्रेकर आया होगा तो आपने एक बार डाउन करके फिर बढ़ाई होगी, दूसरा ब्रेकर आया होगा फिर आपने स्पीड कम की होगी फिर बढ़ाई होगी। डैट मीन्स कि जितनी बार ब्रेकर आएगा उतनी बार आपको अपनी स्पीड बढ़ानी होगी। इन द सेम वे जितनी बार प्लस और माइनस आएगा उतनी बार टर्म्स बढ़ेंगे। अब इसको कैसे समझ सकते हैं, समझते हैं। देखो एक एग्जांपल लेते हैं, 3x + 4y - 8z। ठीक, टर्म्स को अलग करने का काम है किसका, प्लस और माइनस का। अब देखना, हमने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, इन दोनों के बीच में कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई तो टर्म्स को अलग करता ही नहीं है। चलना स्टार्ट किया, अभी ब्रेकर नहीं है, देखो प्लस आ गया, ब्रेकर आ गया, हमने रोक दिया। फिर से स्पीड को हमने बढ़ाया, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई साइन है, हमें नहीं रुकना, माइनस आ गया, ब्रेकर आ गया। फिर हमने आगे से चलना स्टार्ट किया, फिर से अब तो खत्म ही हो गया। इस तरह से कितनी टर्म्स हैं इस एक्सप्रेशन में, 1 2 3। इस एक्सप्रेशन के पास कितनी टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं। बात समझ आ रही है। हम लोग ये सीख रहे हैं कि किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के पास कितनी टर्म्स हैं। ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं एक और। देखो आई होप आप लोगों को समझ तो आ गया होगा। देखना 2 + x - y + z अगर यहाँ पर है तो हमने चलना स्टार्ट किया। देखो हमने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, प्लस आ गया, रोक दिया, फिर आगे से चलना स्टार्ट किया, फिर से माइनस आ गया, रोक दिया, फिर यहाँ से चलना स्टार्ट किया, फिर से प्लस आ गया, यहाँ से चलना स्टार्ट किया, खत्म हो गया। 1 2 3 4 कितनी टर्म्स, 4। बस यही करना होता है, हमें टर्म्स पता लगानी होती है। अच्छा यहीं पर आपसे पूछा जाए कि इस वाली टर्म में न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, z के आगे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 और +1। यहीं पर पूछा जाए कि ये वाली जो टर्म है इसमें न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है, तो आपको क्या बोलना है, +1। यहीं पर थर्ड वाली टर्म में न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है, 1 और माइनस साइन है ना, तो -1। इसमें न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है, +1। ये वाली चीज़ आप लोगों ने 8th क्लास में भी पढ़ी होगी वैसे। ठीक, तो कहने का मतलब ये कि हमें अभी जो सीखना है वो इतना ही सीखना है कि किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में नंबर ऑफ टर्म्स कैसे पता लगाएं। क्या आपको निकालना आ गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। देखो अगर हमारे पास ऐसा होता कि x + 2 + y + x + 8। अब ध्यान से सुनना, देखो जब नंबर ऑफ टर्म्स पता लगा रहे होते हैं ना, तो एक और कंडीशन होती है कि आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एकदम सिंप्लीफाइड फॉर्म में होना चाहिए। सबसे पहले आपका एक्सप्रेशन सिंप्लीफाइड फॉर्म में होना चाहिए। जब आप टर्म्स काउंट कर रहे हो तब ऐसा ना हो कि उस एक्सप्रेशन को और सिंप्लीफाई किया जाए। फॉर एग्जांपल यहाँ 3x था, यहाँ 4y था, यहाँ 8z था। क्या ये तीनों आपस में प्लस या माइनस हो सकते हैं? नहीं हो सकते। लेकिन इस वाले एक्सप्रेशन को ध्यान से देखना, यहाँ पर है x, यहाँ पर है x। क्या इन दोनों को ऐड किया जा सकता है? यस, किया जा सकता है। और किया जा सकता है तो करिए। एक्सप्रेशन को सिंप्लीफिकेशन के एंड वर्जन पर पहुंचाना है, तब आपको काउंट करना है कि कितनी टर्म्स हैं। दैट मीन्स x ये हुआ हमारा 2x प्लस 2 एंड 8 ये हुआ हमारा 10 और ये है हमारा y। अब देखना क्या हम इसको और आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं? आंसर इज नो, हम इसको आगे और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। इसीलिए अब इसमें काउंट कर लेते हैं कि कितनी हुई। यहाँ से चलना स्टार्ट किया, मल्टीप्लाई है, यहाँ खत्म हो गई एक टर्म, यहाँ प्लस आ गया था ना इसलिए ब्रेकर आ गया। फिर यहाँ से चलना स्टार्ट किया, फिर से ब्रेकर आ गया, फिर यहाँ से चलना स्टार्ट किया, खत्म ही हो गया। तो इस तरह से इस एक्सप्रेशन में कितनी टर्म्स निकली? 3। और पता है यहीं पर बच्चे कहाँ गलती करते हैं, कहते 1 2 3 4 5 टर्म्स है। गलत, समझ आया?
तो कहने का मतलब हम लोगों ने ये सीख लिया कि कैसे नंबर ऑफ टर्म्स किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पता लगाते हैं। ठीक, तो आओ अब इसको नोट कर लेते हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स पे के बेसिस पर जब क्लासिफिकेशन हुआ था तो उसमें क्या हुआ। देखो, अगर किसी के पास नंबर ऑफ टर्म्स 1 है तो ऐसे एक्सप्रेशन का नाम होता है मोनोमियल। क्या नाम होता है? मोनोमियल। अगर किसी के पास नंबर ऑफ टर्म्स 2 हैं तो उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का नाम होता है बाइनोमियल। अगर किसी के पास 3 टर्म्स हैं तो उसका नाम होगा ट्राइनोमियल। और अगर किसी के पास मोर देन 3 टर्म्स हैं तो उसका नाम होगा मल्टीनोमियल। रिमेंबर वन थिंग, कहीं जगह या कई लोग ऐसा भी बताते हैं कि अगर 3 से ज़्यादा टर्म्स हैं तो उसको पॉलिनोमियल बोलेंगे। ये बात पूरी तरह से सही नहीं है। ठीक है, आप याद रखना, अगर किसी के पास नंबर ऑफ टर्म्स 3 से ज़्यादा हैं तो आप उसको मल्टीनोमियल बोलें, आप उसको पॉलिनोमियल ना बोलें। ये ज़्यादा एक्यूरेट स्टेटमेंट है। ठीक, तो कंक्लूजन क्या निकलता है? अगर कोई पूछे कि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का क्या नाम होगा नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पर, देखो 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितनी टर्म्स हैं? पहला, कितनी टर्म्स हैं? तो आपने पता लगाया 3। आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पर इसका क्या नाम होगा। जैसे एक इंसान जो बार बार चोरी करता है उसका क्या नाम पड़ जाता है? चोर। इन द सेम वे इसके पास में अगर 3 टर्म्स हैं तो इसका क्या नाम पड़ा? देखो, 3 टर्म्स वाले को क्या बोलते हैं? ट्राइनोमियल। तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को किस नाम से जाना जाएगा? ट्राइनोमियल के नाम से। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ रहा होगा। यहाँ पर देखिए कितनी टर्म्स हैं, यहाँ पर 4 टर्म्स हैं और मोर देन 3 टर्म्स वाले को क्या बोला जाता है? मल्टीनोमियल। तो अगर आपसे यहाँ पूछा जाए कि टर्म्स कितनी है, आप बोलेंगे 4। आपसे इसका नाम पूछा जाए, आप बोलेंगे मल्टीनोमियल। ठीक, तो कहने का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कैसे पता लगाते हैं ये आप लोगों को अच्छे से समझ आया, आप लोगों ने नोट किया। उसके बाद में इसके बेसिस पर जो कहानी बननी थी वो भी आप लोगों को समझ आई और ये भी आप लोगों ने नोट कर ली। अब यही सारी कहानी हम लोगों को यहाँ पर पढ़नी है। सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में डिग्री निकालते कैसे हैं। फिर हम लोग वो पढ़ेंगे कि अगर हमें डिग्री पता चल गई तो उसका नाम क्या होगा। समझ आ रहा है? देखिए, अब हम लोग क्या सीखेंगे कि किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में डिग्री कैसे निकालते हैं। देखो, फाइंडिंग डिग्री इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में डिग्री कैसे फाइंड करते हैं, आओ सीखते हैं। देखो बेटा, ध्यान से सुनना, डिग्री का मतलब क्या होता है। डिग्री का मतलब, सबसे पहले तो एक बात जान लो, जब भी आपसे डिग्री बोला जाए तो डिग्री हमेशा वेरिएबल की निकाली जाती है, कभी भी कांस्टेंट की नहीं निकाली जाती। कांस्टेंट की जो डिग्री होती है उसको बेसिकली प्रिसाइसली पावर बोला जाता है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि 2 की पावर कितनी है तो आप देखेंगे 2 के ऊपर 1 है तो इसका मतलब 2 की पावर कितनी है? 1। पावर को एक्सपोनेंट भी बोला जाता है। यहाँ पर पूछा जाए कि इसकी एक्सपोनेंट क्या है तो आप 1 बोलेंगे। यहाँ पर डिग्री नहीं बोला जाएगा जनरली। ये जो डिग्री वर्ड है ना वो वेरिएबल के लिए यूज़ होता है। जैसे अब यहाँ पर यही होता कि x और पूछा जाता कि इसकी डिग्री क्या होगी तो आपको क्या बोलना होता? x के ऊपर कुछ नहीं है तो 1 है, इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी है? 1। यहीं पर अगर आपसे बोला जाता कि 2 की पावर में है 6, आप बताइए कि इसमें पावर कितनी है तो आप पावर में बोलेंगे 6। या फिर आपसे पूछा जाता कि एक्सपोनेंट क्या है, एक्सपोनेंट, तो आप एक्सपोनेंट में भी आंसर क्या देंगे? 6, क्योंकि इसके पावर में 6 है। लेकिन यहीं पर अगर आपके सामने ये है x की पावर 5 तो आपसे पता है क्या वर्ड यूज़ किया जाएगा कि इसकी डिग्री बताइए, तो आप डिग्री क्या बोल देंगे? 5। जिस तरह कांस्टेंट के ऊपर पावर होती है या एक्सपोनेंट होता है, इन द सेम वे वेरिएबल के ऊपर क्या होता है? डिग्री। ठीक, ये बात आपको अच्छे से समझ आई। अब डिग्री के बारे में और जानते हैं। देखो, अगर मान के चलिए, अब यहाँ देखना, अगर यहाँ पर डिग्री ऐसे हो कि x की पावर 2 प्लस x की पावर 3 प्लस x की पावर 4, अगर ऐसे है और आपसे पूछा जाए डिग्री बताइए। अब कई बच्चे गलती ऐसे कर सकते हैं, उनको लगेगा 2 3 5 5 और 4 9 और वो बोलेंगे कि इसकी डिग्री कितनी है? 9। पर ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगी। आपको क्या याद रखना है, जब भी आपसे डिग्री पूछा जाता है तो डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट डिग्री। आपको इसकी हाईएस्ट डिग्री बतानी है और डिग्री ना टर्म्स में देखी जाती है। जैसे ये एक टर्म है
इस टर्म में डिग्री कितनी है 2, ये एक टर्म है, इस टर्म में डिग्री कितनी है 3, ये एक टर्म है, इस टर्म में डिग्री कितनी है 4। तो आपको पता है इस ओवरऑल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री पता है क्या है, हाईएस्ट डिग्री यानी कि 4। क्या आपको समझ आया? किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की जो डिग्री होती है वो उसकी हाईएस्ट डिग्री होती है किसी भी टर्म की। अब यहाँ पर एक और कन्फ्यूज़न बच्चों को क्या होता है कि अगर क्वेश्चन इस तरह से आए x की पावर 3 y की पावर 2, अच्छा आप बताओगे इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री कितनी है? अब कई लोगों को पता है क्या लग रहा होगा, वैसे गैस करो आप कितना है, गैस करो 3 या 5? ज़्यादातर लोगों ने 3 को चूज़ किया होगा, लेकिन पता है इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 5, इसका आंसर होगा 5। पता है कैसे? क्योंकि आपको जो कहा गया है कि आपकी डिग्री हाईएस्ट डिग्री होगी वो एक टर्म के लिए होती है। जैसे यहाँ पर ये दोनों अलग अलग टर्म थी, लेकिन ये तो पूरी की पूरी एक ही टर्म है, क्योंकि इनके बीच में तो मल्टीप्लाई है, और मल्टीप्लाई के केस में तो डिग्री टर्म सेपरेट होती ही नहीं है, ये पूरी की पूरी एक ही टर्म है। और एक टर्म में अगर आपको डिग्री पता लगानी है तो जितने भी वेरिएबल मल्टीप्लाई में लिखे हुए हैं उन सब की पावर को ऐड कर दीजिए, 3 और 2 5, इसकी डिग्री कितनी होगी 5। बात समझ आ रही है? एक लास्ट एग्जांपल, अगर आपको ये सारा समझ आया है तो देखो, अगर ऐसे है x की पावर 2 y की पावर 3 z प्लस x y z प्लस x की पावर 2 y, ठीक है। अब आप लोगों से पूछा जाए तो आपको क्या करना है, मैंने क्या कहा था, डिग्री टर्म्स वाइज देखी जाती है, टर्म्स वाइज। अगर हम डिग्री टर्म्स वाइज देखें तो ये पूरी की पूरी एक टर्म है, और इस टर्म में डिग्री कितनी है 2 3 5 और 1 6, इस टर्म में है डिग्री 6। इसकी डिग्री देखें 1 2 3, इसकी डिग्री है 3, इसकी डिग्री देखें 2 and 1 3। मतलब ये कि इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं। डिग्री हमेशा टर्म्स वाइज देखी जाती है, रिमेंबर। और टर्म्स वाइज भी जो हाईएस्ट टर्म की डिग्री होती है वो ओवरऑल डिग्री होती है। मतलब इसमें हाईएस्ट डिग्री कौन सी है 6। दैट मीन्स इस पूरे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की जो डिग्री होगी वो कितनी होगी 6। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा कि किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री कैसे निकाली जाती है। जब हम लोग डिग्री फाइंड कर रहे होते हैं तो उससे पहले आपको नंबर ऑफ़ टर्म्स की नॉलेज होनी चाहिए, और जो आपको है भी। आप नंबर ऑफ़ टर्म्स निकाल लेते हैं, और नंबर ऑफ़ टर्म में हर टर्म की अलग अलग डिग्री होती है। क्या और एग्जांपल लेने की ज़रूरत है? अगर आपको लगता है कि और एग्जांपल लेने की ज़रूरत है तो ले लेते हैं। चलो देखो, अगर मान के चलिए हमारे पास में ये है x2 y मल्टीप्लाई x की पावर 2 y की पावर 6, ठीक है। अगर ये अब इसकी डिग्री कोई पूछे आप क्या बताएंगे? आप लोगों को शायद ऐसा तो नहीं लग रहा कि ये एक टर्म है ये एक टर्म है। अगर ऐसा आपको लग रहा है तो आप गलत हैं। समझ आ रहा है? अगर ऐसा आपको लग रहा है तो आप गलत हैं। सही क्या होगा? इस पूरे के बीच में सब जगह मल्टीप्लाई नज़र आ रहा है, और मल्टीप्लाई तो टर्म्स को अलग करता ही नहीं है। डैट मीन्स ये पूरी की पूरी एक ही टर्म है, और एक टर्म है तो एक टर्म की डिग्री क्या होती है, सारी पावरों को ऐड कर दो। 2 1 3 3 2 5 5 and 6 11। डैट मीन्स इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री है 11। समझ आया? तो कहने का मतलब आप लोगों को अच्छे से समझ आया कि डिग्री हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है, और देखते हैं। देखो और जानो और सीखो। जैसे अगर आपसे बोला जाए x, इसकी डिग्री बताना, कुछ नहीं है तो क्या है 1, इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी है 1। लेकिन यहीं पर अगर आपसे बोला जाए 2 की डिग्री बताना, बताओ। अब आप लोग सोच रहे होंगे 2 के ऊपर कुछ नहीं है मतलब 1 है और इसकी डिग्री हो गई 1। गलत। याद करिए, स्टार्टिंग में ही बताया था कांस्टेंट की कभी डिग्री नहीं होती। किसकी डिग्री होती है? वेरिएबल की। इसका मतलब ये कि आपको इसको डिग्री की फॉर्मेट में ले जाना पड़ेगा। याद करो, क्या 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 1,
और क्या 2 इंटू 1 को ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स की पावर 0 और एक्स की पावर 0 देख पा रहे हैं। अब यहाँ पर आपको वेरिएबल नजर आया, हाँ वेरिएबल क्या है एक्स और एक्स की डिग्री क्या है 0। इसका मतलब इस 2 की डिग्री कितनी होगी 0। रिमेंबर दिस थिंग, जितने भी कांस्टेंट नंबर होते हैं उनकी डिग्री कितनी होती है 0। और वो कैसे होती है क्या वो भी आपको समझ आ गया, ठीक है। एक लास्ट बात, एक नंबर की और डिग्री जान लो, ये साथ ही साथ नोट करते रहना सीक्वेंस वाइज। आप लोग साफ से करना, यहाँ पर थोड़ा घिसपिच हो गया, कचरा बन गया, आप लोग अच्छे से नोट करना, ठीक है। देखो एक नंबर की और डिग्री जान लो, जैसे वो नंबर है 0, वो नंबर है 0। क्या आपको पता है 0 की क्या डिग्री होती है? देखो जैसे हमने यहाँ पर 2 को तो 2 इंटू 1 लिखा ताकि सेम रहे, लेकिन 0 को हम अगर ऐसे लिख दें x की पावर 2 तो भी आंसर 0 है। 0 को अगर हम ऐसे लिख दें y की पावर 3 तब भी आंसर 0 है। 0 को अगर हम ऐसे लिख दें z की पावर 1 लाख तो भी आंसर 0 है। डैट मीन्स 0 को तो सब तरह से लिखा जा सकता है और सब तरह से लिखा जाता है। तो इस वाले केस में डिग्री पता है क्या होगी x की पावर यानी कि 2। इस वाले केस में 0 की डिग्री हो गई 2, इस वाले केस में 0 की डिग्री हो गई, क्योंकि वेरिएबल की जो डिग्री होती है वही उसकी डिग्री मानी जाती है। तो इस वाले केस में 0 की डिग्री क्या हो गई 3, इस वाले केस में 0 की डिग्री क्या हो गई 1000। क्लियर ही नहीं हो पा रहा? 0 एक ऐसा नंबर है जिसकी डिग्री बार बार फ्लक्चुएट कर रही है, बार बार वेरी कर रही है। तो इसीलिए 0 की डिग्री को क्या माना गया है नॉट डिफाइंड। 0 की डिग्री डिफाइंड ही नहीं है। तो याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए 0 की डिग्री क्या होती है तो आपको क्या बोलना है नॉट डिफाइंड, और उसका रीज़न भी आपको समझ आ गया, ठीक। तो कहने का मतलब हमें इस तरह से डिग्री निकालना आ गया। अगर हमें डिग्री निकालना आ गया तो फाइनली अब हम लोग नामकरण सीख लेते हैं कि क्या क्या नामकरण होगा। देखो अगर किसी की डिग्री, अच्छा देखो उस सबसे पहले तो हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का नाम सीखेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का नाम क्या होता है, उसकी डिग्री कितनी होती है, और फिर एक एग्जाम्पल भी लेंगे, ठीक। एक एग्जाम्पल भी लेंगे, देखना ध्यान से देखना। एक होता है हमारा 0, ठीक है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है 0। तो 0 के एग्जाम्पल में तो खुद 0 ही जाएगा, और आपने अभी देखा ही कि 0 की डिग्री क्या होती है, 0 की डिग्री होती है नॉट डिफाइंड, ठीक। अगला होता है लीनियर। अब लीनियर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कौन सा होता है? लीनियर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वो होता है जिसकी डिग्री 1 होती है, ठीक। नेक्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है हमारा क्वाड्रेटिक। नेक्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है हमारा क्वाड्रेटिक। और क्वाड्रेटिक क्या होता है? जिसकी डिग्री 2 होती है, जिसकी डिग्री 2 होती है। जिसकी डिग्री 2 उसको क्या बोलेंगे क्वाड्रेटिक। जिसकी डिग्री 3 होगी उसको क्या बोलेंगे लीनियर। ये आपको थोड़ा सा रिमेंबर रखना है, ये आपको थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा, ठीक। जिसकी डिग्री 4 होती है उसको बोला जाता है बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक। अब आप लोग सोच रहे होंगे ऐसे हमें कितने नाम याद करने होंगे, तो आप टेंशन मत लो, ऐसे आपको ज़्यादा याद नहीं करने, बस इतने ही याद करने। एक बीच में और रह गया, वो है कांस्टेंट। जो कांस्टेंट होते हैं उनकी डिग्री होती है 0। तो इस तरह से आपको कितने नाम याद रखने हैं 1 2 3 4 5 6। डिग्री के बेसिस पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के 6 क्लासिफिकेशन हुए। कौन कौन से? 0 जिसकी डिग्री डिफाइंड ही नहीं है, कांस्टेंट जिसकी डिग्री 0 होती है, लीनियर जिसकी डिग्री 1 होती है, क्वाड्रेटिक जिसकी डिग्री 2 होती है, लीनियर जिसकी डिग्री 3 होती है, बाय क्वाड्रेटिक जिसकी डिग्री 4 होती है। क्या आप लोगों को ये सब अच्छे से समझ आया? ठीक है, कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे आप लोग जान पाएंगे। एग्जाम्पल लेते हैं। देखो अगर आपसे पूछा जाए 2x की पावर 3 4y की पावर y प्लस 2z, अगर आपसे पूछा जाए इसकी डिग्री क्या होगी, तो डिग्री देखना, इस टर्म की डिग्री कितनी है 3, इस टर्म की डिग्री y के ऊपर 1, इसकी डिग्री कितनी 1, तो ओवरऑल डिग्री क्या हो गई हाईएस्ट डिग्री यानी कि 3। और डिग्री के बेस पे क्या नाम पड़ेगा? जिसकी 3 डिग्री होती है उसका क्या नाम होता है? लीनियर। समझ आ रहा है? अगर यहीं पर बोला जाए कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 2x प्लस 3, इसका डिग्री क्या होगा और इसका नाम क्या होगा, तो देखना इसकी डिग्री 1,
इसकी डिग्री, क्योंकि कांस्टेंट है तो कांस्टेंट की तो डिग्री 0 होती है। इस तरह से इस पूरे एक्सप्रेशन की जो डिग्री है वो कितनी हुई 1, और जिसकी डिग्री 1 होती है, जिसकी डिग्री 1 होती है उसका क्या नाम होता है, लीनियर। तो उसका क्या नाम पड़ा, ओ सॉरी, जिसकी डिग्री 3 थी, ओ गड़बड़ हो गई। ये देखो, जिसकी डिग्री 3 होती है उसको बोलते हैं क्यूबिक, सॉरी ये गलती हो गई, इसको यहाँ पर बोलेंगे क्यूबिक। तो जिसकी डिग्री 3 होती है उसको क्या बोलते हैं, क्यूबिक, ठीक है। डिग्री 1 वाले को लीनियर बोलते हैं। वही मैं कह रहा कि यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, और दोनों में आंसर सेम आ रहा है, तो गड़बड़ हो गई थी, सॉरी। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोगों को इतना सारा समझ आया कि किस तरह से नंबर ऑफ टर्म्स के बेस पे क्लासिफिकेशन हुआ। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का क्लासिफिकेशन जब नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पर हुआ तो 4 नामकरण हुए, मोनोमियल 1 टर्म, बाइनोमियल जिसके पास 2 टर्म, ट्राइनोमियल जिसके पास 3 टर्म, मल्टीनोमियल जिसके पास 3 से ज़्यादा टर्म। डिग्री के बेसिस पर कितने क्लासिफिकेशन हुए, 6 क्लासिफिकेशन हुए, 0, कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक। इज इट क्लियर? ठीक है, अभी एक टर्म और रहती है, उसको भी देखो। अभी तक हम लोग क्या क्या सीख चुके हैं, कांस्टेंट के बारे में सीखा, वेरिएबल सीखा, अलजेब्रिक साइन सीखा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सीखा, ठीक। देन हम लोग आए क्लासिफिकेशन की ओर। किसका क्लासिफिकेशन, इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का क्लासिफिकेशन। इसका हमने क्लासिफिकेशन किया। क्लासिफिकेशन हम लोगों ने नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पर किया, और किसके बेसिस पे किया, डिग्री के बेसिस पर, ठीक। इस क्लासिफिकेशन के बेसिस पर हमें पता चला कि ये 4 टाइप्स के होते हैं, और यहाँ से कितने टाइप्स के होते हैं, 6 टाइप के। ये आप लोग अच्छे से रिमेंबर रखेंगे। देन अच्छा एक बात बताओ, हमारे इस चैप्टर का नाम क्या था, पॉलिनोमियल। क्या अभी तक हमने कहीं पर भी डिस्कस किया कि पॉलिनोमियल क्या होता है, नहीं। अब लास्टली हम लोग वही सीखने जा रहे हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है। लास्ट आज का हमारा यही लास्ट टॉपिक होगा कि पॉलिनोमियल क्या होता है। ध्यान से सुनना, अगर आप लोगों को ये लास्टली समझ आ गया तो ये मान के चलिए आज का पूरा लेक्चर आपका अच्छे से हो गया, ठीक। देखो पहले ना एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से आते हैं। ये देखो एक एग्जाम्पल है 2x + 3। इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखना, क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या नहीं है, क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या नहीं है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए कंडीशन क्या होती है, कांस्टेंट, वेरिएबल, अलजेब्रिक साइन। कांस्टेंट है, वेरिएबल है, अलजेब्रिक साइन है, मतलब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब पॉलिनोमियल क्या होगा, पॉलिनोमियल के लिए कंडीशन ये है, अगर आप चाहते हैं कि आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल भी कहलाए, आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल भी कहलाए, तो उसको एक कंडीशन से गुजरना होता है। और देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से पॉलिनोमियल तक पहुंचने के लिए आपको एक कंडीशन से गुजरना होता है। जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इस कंडीशन में पास हो जाता है वो पॉलिनोमियल भी कहलाता है। मैंने क्या बोला, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो कहलाएगा ही कहलाएगा, लेकिन वो पॉलिनोमियल भी कहलाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर एक नॉर्मल इंसान, अगर एक आम इंसान इलेक्शन जीतता है तो इलेक्शन जीतने के बाद वो पीएम भी बन सकता है और सीएम भी बन सकता है। डैट मीन्स उसको एक इलेक्शन वाले कंडीशन से गुजरना पड़ता है और वहाँ जीतना होता है। इन द सेम वे एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अगर पॉलिनोमियल कहलाना है तो एक कंडीशन में पास होना होगा, और वो कंडीशन क्या है, वो कंडीशन है डिग्री के रिगार्डिंग, कि अगर किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के पास 2 क्वालिटी नहीं होनी चाहिए। अभी तक आप लोगों ने अक्सर ये सुना है कि वो क्वालिटी हो तो होगा, वो क्वालिटी हो तो होगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, 2 क्वालिटी नहीं होनी चाहिए। वो 2 क्वालिटी कौन सी हैं, एक तो आपकी डिग्री नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, और एक आपकी डिग्री फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। नेगेटिव का मतलब होता है -2, -3 ये नंबर, और फ्रैक्शन का मतलब होता है 1/2, 1/3 ये नंबर, ठीक। तो कहने का मतलब हमने क्या सीखा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अगर पॉलिनोमियल बनना है तो उसके पास ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। उसके पास क्या नहीं होना चाहिए, डिग्री नेगेटिव भी नहीं होनी चाहिए और डिग्री फ्रैक्शन में भी नहीं होनी चाहिए, ठीक। अब देखना, क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल भी कहलाएगा। देखना, क्या इसकी डिग्री नेगेटिव है, x की डिग्री तो 1 है और यहाँ की डिग्री 0 है, तो 1 ना तो नेगेटिव की कैटेगरी में आता है और ना ही 1 फ्रैक्शन की कैटेगरी में आता है। तो इसके पास ये दोनों प्रॉपर्टी नहीं है, और जिसके पास ये प्रॉपर्टी नहीं होती वो क्या कहलाता है, पॉलिनोमियल। दैट मीन्स ये इस कंडीशन में पास हो गया और ये क्या कहलाया, पॉलिनोमियल। एक और एग्जांपल लेते हैं, देखिए 2/y + y। अगर आप लोग इसकी डिग्री को ध्यान से देखेंगे
तो ये जो y नीचे लिखा हुआ है ये y ऊपर जाएगा, और शायद आपको पता होना चाहिए कि नीचे का y जब ऊपर जाता है तो पावर क्या हो जाती है, नेगेटिव। अभी यहाँ पर 1 है, जब ये y ऊपर जाएगा तो माइनस का y हो जाएगा। तो क्या इस तरह से इसकी डिग्री -1 हो गई और इसकी डिग्री तो 1 है ही। डैट मीन्स क्या ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा? तो आप लोगों को टेंशन लेना ही नहीं है, आपको हमेशा ये जान के रखना है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वाले केस में कि हर एक्सप्रेशन दुनिया का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। डैट मीन्स ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। कंडीशन है पॉलिनोमियल के लिए। देखो पॉलिनोमियल के लिए क्या दो प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, एक तो डिग्री नेगेटिव नहीं होनी चाहिए और एक फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये वाली कंडीशन में फेल हो गया। देखो नेगेटिव आ गई, डिग्री नेगेटिव आ गई, डैट मीन्स ये पॉलिनोमियल नहीं है। बात समझ आ रही है? एक और एग्जांपल देखते हैं। देखिए 2√t + t। एक बात जान लो, अगर किसी की पावर में रूट आ जाए, मतलब अगर यहाँ x के ऊपर रूट आ गया तो इसका मतलब पता है क्या होता है, x की पावर में 1/2 है। मतलब अगर रूट है तो रूट का मतलब होता है x की पावर 1/2। इसका मतलब यहाँ की डिग्री पता है क्या हो गई, 1/2, और यहाँ की डिग्री कितनी है, 1। डैट मीन्स क्या ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है या नहीं है? यस है। क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है? क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है? डिग्री तो फ्रैक्शन हो गई, दूसरी वाली कंडीशन में फेल हो गया। डैट मीन्स ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया कि ये पॉलिनोमियल कब होता है कौन और कब नहीं होता। कहने का मतलब यहाँ पर जो नामकरण हो रहे थे मोनोमियल, क्या मोनोमियल पॉलिनोमियल हो सकता है? हाँ हो सकता है, अगर वो एक कंडीशन पास कर दे। क्या बाइनोमियल भी पॉलिनोमियल हो सकता है? हाँ हो सकता है। क्या ये सारे के सारे डिग्री के बेसिस पे हमने जितने नामकरण किए उन सब के पीछे पॉलिनोमियल वर्ड का यूज़ कर सकते हैं? यस कर सकते हैं। कोई पूछे क्या 0 एक पॉलिनोमियल है? यस 0 इज ए पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री ना तो नेगेटिव है ना फ्रैक्शन है। समझ आ रहा है? मतलब ये कि अभी हमने जब क्लासिफिकेशन करके 4 नाम यहाँ पे लिखे और 6 नाम यहाँ पर लिखे तो इनके पीछे पॉलिनोमियल वर्ड यूज़ किया जा सकता है, बट कंडीशन इज उनको इस कंडीशन से पास होना होगा। मतलब अगर किसी भी एक्सप्रेशन की डिग्री ना नेगेटिव है ना फ्रैक्शन है तो ऐसे एक्सप्रेशन को हम लोग पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं। समझ आ रहा है? ठीक, तो इसी के साथ आज हम लोगों ने ये सारी की सारी टॉपिक्स को कवर किया। ठीक है, आप लोगों को सारा क्लियर हुआ? एक फ्लो चार्ट साइड में बना के रखना जिससे आप लोगों को ये क्लियर हो जाएगा कि आज आप लोगों ने क्या क्या सीखा। ठीक है, प्रैक्टिस के तौर पे बस आप लोगों को इतना ही करना है कि आप लोगों को इन चीज़ों को बस दोबारा से रिपीट कर लेना है रफ कॉपी में। बाकी आज की कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को अच्छे से समझ आया या आप कोई भी सजेशन अपनी बात हम तक पहुंचाना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिख के उसे बताएं, हम डेफिनेटली वहां से देखेंगे उसको। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ गुड डे, थैंक यू, बाय बाय।